ज्योग्राफी में एमए करनी होगी और एमए के बाद में आप नेट जेआरएफ करेंगे तो वहाँ आपको काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सिद्धांत की। तो हमने पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो था मानव भूगोल की परिभाषा, उसका अर्थ और उसका विषय क्षेत्र जो है हमें आगे देखना है। तो परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। तो परिभाषा में मैंने आपको दो ही बातें बताई थी कि आपने दो बातों को ही याद रखना है, एक तो मानवीय वातावरण और एक अपने पास में है प्राकृतिक वातावरण। बस इन दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित करेंगे तो वही कहलाएगा मानव भूगोल। फिर से देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलन चर्चिल सैंपल की। 1911 अमेरिकन भूगोलवेता है और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। तो आपको सिर्फ उसकी एक बात याद रखनी है, कौन सी? इन्होंने क्या कहा था कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव या क्रियाशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी क्या है? प्राकृतिक वातावरण, और क्रियाशील मानव, मानव क्या है? वो मानवीय वातावरण है। तो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। तो मानव भूगोल जो है ना वो एक मानव की पारिस्थितिकी है। जिस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हम क्या करते हैं, जीवों के इर्द गिर्द और जैविक जो तत्व होते हैं उनके इर्द गिर्द हम उनका अध्ययन करते हैं, वनस्पति का, प्राणियों का। इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सेम उसी प्रकार से जो मानव भूगोल है ये मानव के इर्द गिर्द, मानव को केंद्र मान करके मानव के चारों तरफ उसके होने वाली क्रियाओं के और उसके अंतर संबंधों को बताता है। इसीलिए मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? बिरोज ने कहा था और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में हमें आगे जो देखना था वो है मानव भूगोल का उद्देश्य। तो मानव भूगोल का उद्देश्य फिलहाल आपके तो वैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ कि आपके जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न जो हैं आपके पास में लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, उसमें क्या है कि या तो मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी होगी, तो हमने पढ़ लिया है। फिर दूसरा हमें क्या बताना है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बताने हैं। और तीसरा हमें क्या बताना है? मानव भूगोल के उप क्षेत्र बताने हैं। तो वो भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र आते हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल है, संसाधन भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, वो सब जो है ना वो सब उसके क्या उप क्षेत्र हैं। तो वो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल से। तो हमारा रह क्या इसके अंतर्गत? एक रह गया प्राकृतिकरण और मानवीकरण, ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ये प्रश्न है आपके किताब के अंदर। तो आपको तो अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग चलना है। जो नोट्स आपको किताब में नहीं मिल रहे हैं वो नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक तो मानव भूगोल का उद्देश्य है कि उद्देश्य क्या है कि अपने को मानव मनुष्य जो है वातावरण में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है, और जिस आधार पर विडाल डी लाब्लाश ने कहा कि यह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार का होता है। तो ये तो है उद्देश्य, इसकी भी आप बात छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं भूगोल में द्वैतवाद। तो द्वैतवाद की भी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी हमसे रिलेटेड प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। मानव भूगोल के द्वैतवाद हो गए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लो, ये आपके आगे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भले इसकी यूज़ ना हो लेकिन आगे चल कर काम आएगा, ये बातें बहुत याद आएंगी। अब आते हैं बात अपनी मेन कहाँ पे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा एक प्रश्न भी है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। आपको पता हो तो 1859 के अंदर डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, और उस पुस्तक को पढ़ा किसने? फ्रेडरिक एडजल ने पढ़ा भी। पुस्तक थी किसकी भी? डार्विन की। और पढ़ा किसने इसको? फ्रेडरिक एडजल ने पढ़ा। तो जब इसने पढ़ा तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों से ये प्रभावित हो गया, और प्रभावित होकर के उसने मानव केंद्रित, मानव को केंद्र मान करके उन्होंने एक किताब लिख दी, और उस किताब का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। ठीक है, उस किताब का नाम क्या था भी? एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल। तो वो किताब जब उन्होंने लिखी तो उस किताब के लिखते ही वो बन गए मानव भूगोल के जनक। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक एडजल ने 1859 में यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो 1850 के बाद की बात है तो उत्तरार्ध आएगा। तो
1859 के अंदर क्या किया, डार्विन की किताब आई थी और उसको उन्होंने पढ़ा। अब पढ़ा कब है, ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी ये कब लिखी है इन्होंने, ये लिखी है 1882 में, लगभग 1882-1892 के बीच में इन्होंने ये किताब लिखी है। तो इसीलिए ये तो लास्ट की बात होगी ना, जब 19वीं शताब्दी बिल्कुल ख़त्म हो रही है उस समय की बात हो रही है। तो उस समय ये किताब लिखते हैं, उसमें मानव पर जोर देते हैं, मानव पर बल दिया जाता है, और फिर उस किताब के लिखने के बाद में वो मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रेडरिक रेडजल जर्मनी के रहने वाले हैं। और ये किसको फॉलो करते हैं या किसके समर्थक हैं, तो ये नियतिवाद के समर्थक हैं, जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि नियतिवाद क्या है। नियतिवाद है मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, कि मानव जो है वो प्रकृति के अधीन है, ये नियतिवाद कहता है। और ब्लास जो है, पाल विडाल डी ला ब्लास जो है वो संभववाद का जनक है। तो वो संभववाद क्या कहता है, वो कहता है कि प्रकृति का मानवीकरण है। तो आप जब प्रकृति का मानवीकरण पढ़ेंगे तो वो संभववाद कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं आगे इसके विषय क्षेत्र में। अब विषय क्षेत्र क्या होगा, अभी मानव है तो मानव के इर्द गिर्द उसका विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का। अब जैसे जैसे मानव की क्रियाएं बढ़ती जाएंगी, मानव का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस विषय का भी दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यही तो हमें बताना था कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना लंबा है, कितना व्यापक है। तो ये डिपेंड करता है उस मानव पर। अब मानव अगर ठंडे प्रदेशों में रहता है या गर्म प्रदेशों में रहता है और वो केवल वन्य जीवों में रह करके, वनों में रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका दायरा बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए हम देखेंगे तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आज से हजारों साल पहले, ठीक है, तो मानव का जो दायरा था वो बहुत ही छोटा था। बस खुद खाया पिया सो गए, बस उठे फिर से शिकार किया और खाया पिया सो गए। तो मानव का दायरा बहुत छोटा था और मानव भूगोल भी बहुत छोटा एरिया में था। अब मानव का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है, हम यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अब दायरा बढ़ गया है। तो यही है इसका विषय क्षेत्र। चलिए, तो इसको आप यहाँ पर थ्योरिकल या किताबी भाषा के अंदर यहाँ पे आपने देख सकते हैं। मानवीय, मैंने आपको सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस भाषा के अंदर जो आपकी भाषा वहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपको समझ होगी ना तो लिखना भी आसान हो जाएगा, इन बातों को समझना और आसान हो जाएगा, याद रखना और आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, अतः यह अभी एक प्रगतिशील विज्ञान है। अब मानव भूगोल कैसा विज्ञान है, एक प्रगतिशील है। क्यों प्रगतिशील क्यों है, ये रुका हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि इसका दायरा मानव के साथ साथ बढ़ता जाएगा, इसीलिए प्रगतिशील है। इसमें प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य की क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था। सबसे पहले मनुष्य की केवल क्रियाकलापों का ही अध्ययन करते थे कि क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उगाता है, बस ये हो गया। लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजन को महत्व दिया जाने लगा। अब मानव पहले पेड़ पौधे काटता था, तो पेड़ पौधे काटने तक ही उसके क्रियाकलाप देखे जाते थे कि मानव जो है वो वनों की कटाई कर रहा है, या उसको अपन कह देते थे कि भी वो लकड़ी काट रहा है, ठीक है। तो इसके क्रियाकलाप, इतने क्रियाकलाप है और मानव भूगोल भी इतना ही है। लेकिन बाद में पता चला कि उसके लकड़ी काटते 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 पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो तब जाकर के पता चला कि भाई ये वजह, ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जो तापमान बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई से। और पेड़ों की कटाई किसने की थी, मानव ने की थी। तो इसीलिए अब वो दायरा मानव के उन क्रियाकलापों से हट करके और आगे बढ़ गया और प्रभावों पर डिपेंड करने लगा कि अब इसके क्या प्रभाव निकलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडजल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक रूप में स्थापित कर मानव भूगोल को जन्म दिया। क्लियर। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, एंथ्रोपोजोग्राफिया, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। जिस प्रकार पेशेल के लेखों से, देखो पेशेल एक विद्वान हुआ है, पेशेल के लेखों से हमें भू आकृति विज्ञान का पता चलता है, उसी प्रकार से फ्रेडरिक रेडजल के लेखों से हमें मानव भूगोल के विकास का पता चलता है। आई बात समझे, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पूर्व मानवीय पक्षों का अध्ययन
भौतिक पक्षों के साथ ही सामान्य भूगोल में किया जाता था। पहले मानव को सामान्य भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था 1800 ये 19वीं शताब्दी से पहले, ठीक है, यानी 1882 जब इन्होंने किताब लिखी है, ये 1882 से 92, ठीक है, 92, क्योंकि ये 2 खंडों में किताब लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, 2 खंडों में किताब लिखी है, इसीलिए यहाँ पे 2 सन आते हैं। तो पहले क्या किया जाता था, इससे पहले मानव का अध्ययन भौतिक पक्षों में ही किया जाता था, लेकिन जब इन्होंने किताब लिख दी तो मानव को बिल्कुल ही अलग कर दिया, मानव पर बल दे दिया, और इससे मानव भूगोल का जन्म हो गया। और मानव भूगोल के अंदर अब केवल मानव का ही अध्ययन किया जाता है, अब उसमें भौतिक पक्षों का अध्ययन नहीं किया जाता है, अब उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मानवीय वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, क्लियर। मानव, यहाँ पे कुछ इंग्लिश का वर्ड आ गया, अभी मुझे लगता है क्या आया था यहाँ पे, मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी होगा यहाँ पे, हाँ। तो मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन व बाधा उत्पन्न करने तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में किया जाता है, जबकि उनके उद्भव एवं वितरण का अध्ययन मूलभूत भौतिक उत्पादन का विषय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृतिक वातावरण के तत्व, जो प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, अब प्राकृतिक वातावरण में क्या आ जाता है? नेचर वातावरण, ठीक है, जहाँ मानव को अगर आप हटा दो तो जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो सब प्राकृतिक है। पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक तत्व है। जलवायु है, तो ये सब प्राकृतिक तत्व है। अब इन प्राकृतिक तत्वों का केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन और बाधा उत्पन्न करने के लिए अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो मानव भूगोल है। और अगर हम मानव के संदर्भ में ना करें, मानव की गतिविधियों से ना करें, इसके अलावा हम ये देखें कि इन प्राकृतिक तत्वों का उद्भव कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, इनका वितरण कैसा है, यानी कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर जलवायु कैसी है, अगर हम केवल इसका अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल कहलाएगा। आइए बस समझिए, अगर हम केवल यही देखें कि पहाड़ कहाँ कहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है, जलवायु कैसे बनती है, ठीक है, तो अगर हम इनका अध्ययन करेंगे और कहाँ पे जलवायु किस प्रकार की है, यानी उसके वितरण और उसके उद्भव का अध्ययन करेंगे, उसके विकास का अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाएगा भौतिक भूगोल। और अगर हम उसके अंदर उतार देंगे मानव को, कि अब हम उन्हीं चीज़ों का, पहाड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर मानव कैसे रहता है और मैदानों पर मानव कैसे रहता है। मानव सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? नदियों के किनारे रहता है, मरुस्थल में नहीं रहता है। तो अब क्या हो गया, अब हम प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव को भी ले रहे हैं, तो अब ये किसका विषय बन गया? मानव भूगोल का विषय बन गया है। आई बात समझ में? इस तरीके से समझना है। दूसरी ओर मानव में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल में क्या किया जाता है? सीधी सी बात है, मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण हमारा था, यानी जिसमें मानव नहीं है, वो प्राकृतिक वातावरण, उस प्राकृतिक वातावरण के अंदर मानव आया और मानव ने आकर के पेड़ पौधे काटे, घर बनाया, अपना सांस्कृतिक वातावरण डेवलपमेंट किया, ठीक है, उसने सांस्कृतिक वातावरण का विकास किया। तो वो जो सांस्कृतिक वातावरण का जो उसने विकास किया है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किया गया सांस्कृतिक वातावरण, भूदृश्य का मतलब क्या हो गया? वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण का हम अध्ययन करते हैं, और ये सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं कैसे करते हैं? जब प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया हो उसने, जब उसने उपयोग किया है तो। आई बात समझ? इस तरीके से। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषय क्षेत्र क्या है। तो विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्न बातों को, निम्न तत्वों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले, अब मानव है, 2 मानव है, 3 है, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो सबसे पहले क्या आएगी? जनसंख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या, कितना मानव, सबसे शुरू में जब मानव आया था तो जनसंख्या क्या थी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उसने अपने आसपास की
प्रकृति को और काटना शुरू कर दिया, और काटता गया और आगे की आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार से मानव का दायरा बढ़ता जाएगा। तो फिर हम बात करेंगे कि किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, यानी सबसे पहले जनसंख्या होगी, वो जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का यूज करेगी। जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, जैसे फल फ्रूट है, पेड़ पौधे हैं, व लकड़ी है, आखेट करना है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब इनका उसने शिकार किया, इनसे उसने संग्रहण किया, तो ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। और फिर उससे क्या करेगा, ये अपना सांस्कृतिक वातावरण निर्माण करेगा, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करेगा। यानी सबसे पहले एक मानव था, उस मानव ने क्या किया, अपने पेट भरने के लिए पेड़ पौधों से फल फ्रूट तोड़े और घर बनाने के लिए पेड़ लकड़ी काटी। अब जब उसने घर बनाया तो धीरे धीरे घर के अंदर और भी सदस्य आ गए, और सदस्य आ गए तो उसका एक यानी कि सांस्कृतिक वातावरण बन गया। क्योंकि जब हम मानव के द्वारा जो बनाया गया वातावरण होता है ना, उसे सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं, यानी घर परिवार बनाना, सामाजिक वातावरण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब मानव द्वारा वातावरण के साथ में क्या करेंगे, समायोजन करेगा। अब मानव पहले रह रहा था तो क्या कर रहा था, वो पेड़ पौधों के बीच ही रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था, झोंपड़ियाँ बना लेता था अंदर ही, तो वहीं पर ही रह करके अपना जीवन यापन करता था, यानी वातावरण के साथ में वो समायोजन करता था। और समायोजन करने के बाद जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो वहाँ से और दूर जाने का प्रयास करेगा। यानी इस एरिया में रहता है, अब 10 लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी 20 लोग हो जाएंगे, तो उनको रहने के लिए कहीं दूसरी जगह पर अलग से पेड़ पौधे काट करके अपनी झोंपड़ियाँ स्थापित करनी पड़ेगी, यानी दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करेगा। किसी प्रदेश के स्थानीय संगठन का अध्ययन, तो पहले उसने क्या किया, अभी सबसे पहले जनसंख्या थी, फिर उसने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया, और फिर उनसे उसने सांस्कृतिक अपना वातावरण निर्माण किया। सांस्कृतिक वातावरण निर्माण करने के बाद में वातावरण के साथ में समायोजन किया, समायोजन करने के बाद में अपना संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद में पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों निवास करने वाले मानव समूहों के क्रियाकलापों, संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, यानी कि उसके बाद में क्या होगा, अलग अलग क्षेत्र में जो मानव रहेंगे उनका आपसी संबंध होगा, और वो धीरे धीरे कालिक अनुक्रम के साथ साथ इतिहास बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी, इतिहास। कालिक अनुक्रम का मतलब होता है समय बीतने के साथ साथ, जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो अब अपने पास में ये 7 तत्व हैं, तो 7 तत्वों में हमें याद रखना है बस कि ये 7 तत्वों का कर्म कौन सा है। तो कर्म मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले एक मानव होगा, उसके आसपास उसका प्राकृतिक वातावरण होगा, फिर वो उस प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करेगा, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके फिर वो अपना संगठन बनाएगा, संगठन बनाने के बाद में वो अन्य प्रदेशों में जो निवास कर रहे हैं जो मानव हैं उनके साथ में संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, और संबंध स्थापित करेगा, और उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। संबंध स्थापित करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, समय व्यतीत होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 7 पॉइंट जो है क्लियर हो जाते हैं। अब इनको आप अच्छी तरीके से सेट कर दो कि जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन करेंगे, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, यानी हम पढ़ कर रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र में क्या क्या किया जाता है, विषय क्षेत्र में उसका विषय क्षेत्र कितना है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना बड़ा है। तो पहले तो जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है, ये भी किसका विषय हो गया, मानव भूगोल का। फिर प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, फिर सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी किसका विषय है, मानव भूगोल का। तो ये विषय क्षेत्र बन रहे हैं इसके। फिर वातावरण के साथ में मानव समायोजन कैसे करता है, उसका अनुकूलन करता है या रूपांतरण करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे प्रदेशों में जो मानव रहता है, स्थानीय उसके संगठन हैं, दूसरे प्रदेशों में उसके जो मानव समूह रहते हैं उनके साथ में उसका कैसा मेल जोल है, कैसा व्यवहार है। और उसके बाद में आता है कालिक अनुक्रम का अध्ययन किया जाता है, समय शुरू से लेकर अब तक का इसमें अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से मानव ने अपने आप को डेवलप किया है। तो ये इसके 7 विषय क्षेत्र आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण, वहाँ रहने वाले मानव समूहों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, देखो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अब कौन करता है, देखिए जरा।
पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक जो वातावरण है वो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को, संस्कृति को, समाज को प्रभावित करेगा। कैसे? पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जो आर्थिक क्रियाएं होंगी वो कुछ अलग प्रकार की होंगी। वो भेड़ बकरियां चराएंगे या लकड़ी काटेंगे और उनका अपना जीवन यापन करेंगे, फल फ्रूट खाएंगे, उससे जीवन यापन करेंगे। मैदान में रहने वाला जो मानव है, अब समतल मैदान है, तो ये मैदान और पहाड़ क्या है? प्राकृतिक वातावरण। और इसकी वजह से मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप खुद देख लीजिए कि जो मैदानों में रहेगा मानव वो कृषि करेगा, जो नदी किनारे रहेगा वो आखेट करेगा, वो मछली पालन करेगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है। तो वो मानवीय क्रियाकलाप कौन से होते हैं? उसकी या तो आर्थिक वातावरण होगा या सामाजिक या फिर सांस्कृतिक वातावरण होता है। और मानव भूगोल की परिभाषा में शुरू में यही कहा गया था कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो यही तो हमारी परिभाषा थी। और इसी प्रकार से उसका विषय क्षेत्र भी मानव के इर्द गिर्द उसकी आर्थिक वातावरण से, उससे सांस्कृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मानव समूह भी अपन इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण हमें प्रभावित करता है, तो मानव भी क्या करता है? प्राकृतिक वातावरण में बदलाव करता है। तो जब कृषि कर रहा था तो पहले वो पेड़ पौधों से ही, पत्तों से यूज़ कर रहा था। आज रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जा रहा है उपजता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आवश्यकता अनुसार परिवर्तन है। जहाँ एक खेत से अगर कोई 10 क्विंटल गेहूँ निकलता था, आज उसने 20 क्विंटल या 100 क्विंटल गेहूँ उत्पादन करने की क्षमता उसमें पैदा कर दी है। तो वो कैसे हुआ है? वो अपने अनुसार उसने वहाँ पे बीज अच्छे डाले, उसमें देख रेख की, उसमें परिवर्तन किए और आज उसने उत्पादन को बढ़ा दिया है। तो ये कैसे किया? अपने अनुसार परिवर्तन करके। पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इन सभी क्रियाकलापों का, जो अपनी अभी तक बातें की हैं, ये सभी क्रियाकलापों का अध्ययन जो है वो किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। ये समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि संबंध तो समय के साथ बदलते रहते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि परिवर्तनशील या क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने देखा। फिर बात करते हैं कि पृथ्वी पर उसके बाद में प्रारंभ में मानव के पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब देखिए, शुरू में जो मानव था वो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। पेड़ पौधों से पहले वो माफ़ी मांगता था कि मुझे आपका फल खाना पड़ रहा है, मुझे इसके लिए माफ़ करो। तो यानी वो पहले प्रकृति से डरता था। और आज का मानव प्रकृति को काटने में संकोच नहीं करता है, यानी आज वो एक शत्रुपूर्ण उसका व्यवहार बन चुका है। तो ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध था, इसे ही कहते हैं नियतिवाद। इसे क्या कहते हैं? नियतिवाद, या इसे ही कहेंगे मानव का प्राकृतिकरण। और आज के जो संबंध हैं इनको अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो ये कहलाएंगे प्रकृति का मानवीकरण, यानी ये कहलाएंगे संभववाद। क्लियर है? तो देखिए, तो कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन कृषि और औद्योगिक क्रांतियों के बाद में क्या हुआ? मानव वातावरण संबंधों में भारी परिवर्तन आया है। मानव ने पर्यावरण के अधिकतम दोहन की तकनीक विकसित कर ली है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका दोहन करने का उसने तरीका ढूंढ लिया है। जहाँ पहले अकेला मानव एक कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटता था, अब वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और एक साथ ही जंगल के जंगल खाली कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये उसका दोहन है। और दोहन करने की उसने क्या कर लिया है? तकनीकों को विकसित कर लिया है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे आने वाले समय में यही पर्यावरण जो है उस पर प्रभाव डालेंगी, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय संकट। अब देखो, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? अनेक पर्यावरणीय संकट विकसित हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है, हरित गृह हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है, एसिड रेन हो गई है। तो ये सब क्या हो गए? इसके प्रभाव आ गए, संकट आ गए। अतः मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी इन्हीं के साथ विस्तृत हो जाता है। अब हम मानव भूगोल में केवल मानवीय क्रियाएं नहीं देखेंगे कि मानव कर क्या रहा है, ये नहीं देखेंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से उस पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, उस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं।
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये प्रभाव जो पड़ रहे हैं किसकी वजह से पड़ रहे हैं? मानव की वजह से। इसीलिए अब सूखा, बाढ़ ये भी क्या है? मानव भूगोल के दायरे में आते हैं। तो इसके लिए इसका जो विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और ज़्यादा व्यापक हो चुका है। आई बात समझ में? तो ये था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, क्योंकि पहले हमने देखा कि विषय क्षेत्र केवल कितना था? मानव के क्रियाकलापों से, कि मानव आखेट कर रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका विषय क्षेत्र सिर्फ आखेट तक सीमित था मानव भूगोल का। अब जैसे जैसे मानव ने पेड़ों की कटाई की, उससे जलवायु में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने से नए नए संकट पैदा हुए, तो वो सब अब क्या कहलाएंगे? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर था हमारे पास में मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि देखो, मानव भूगोल जो है वो अर्थशास्त्र से किस प्रकार से संबंधित है, या समाजशास्त्र से किस प्रकार संबंधित है, इतिहास से कैसे संबंधित है, राजनीति विज्ञान से कैसे संबंधित है। क्योंकि हर जगह पे अगर अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कृषि का उत्पादन, उद्योगों का, ठीक है। हम देखते हैं एक देश की जीडीपी के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये सब अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अब ये सब जब अध्ययन अर्थशास्त्र में करेंगे तो अर्थशास्त्र में मानव का नाम तो आएगा, क्योंकि कृषि करने वाला कौन है? मानव है। उद्योग स्थापित करने वाला कौन है? मानव है। उनसे उत्पादकता बढ़ाने वाला, उस पर तकनीकी विकसित करने वाला कौन है? मानव है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमें मानव भूगोल का अध्ययन होना जरूरी है। तो इसीलिए मानव भूगोल जो है वो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न मानवीय संसाधनों से संबंधित समस्याएं, जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उनका उपभोग। अब मानवीय संसाधन क्या करता है? मानव क्या करता है? या तो किसी पैदावार का उत्पादन करेगा, उत्पादन करके उसका वितरण करेगा, व्यापार करेगा, उसका उपभोग करेगा। यानी गेहूँ पैदा किया, उसको लेकर के गया, उसकी पिसवाई करवाई, पिसवा करके उसको उसने रोटी बनाई और खाया, उपभोग किया। तो ये सब आदि का ज्ञान हमें केवल अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। ये सब कहाँ से मिलता है? ये उत्पादन, वितरण, कितना उत्पादन हुआ, कैसे वितरण किया, कैसे उपभोग किया, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र है और यहाँ मानव भी है, इसका मतलब ये मानव भूगोल अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, इतिहास से कैसे संबंधित है। तो जो बातें जो मानव आज तक करता आया है, जो भी मानव ने विकास किया है, मानव सबसे पहले उसने पत्थर से आग जलाना सीखा, पत्थर के टायर बनाए, फिर लकड़ी के टायर बनाए, फिर आजकल लोहे के टायर चल रहे हैं। तो ये जो उसने विकास किया मानव ने, अब वो पिछला पुराना विकास उसका किस में आएगा? इतिहास में। कि इतिहास में हम पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे। तो पाषाण काल क्या था? जब पत्थर से ही बनाया जाता था, पत्थर के टायर होते थे, पत्थर से आग जलाने का काम होता था। तो वो सब क्या है? वो पाषाण काल है। ऐसे नव पाषाण काल आएगा, फिर ताम्र युग आएगा, उसके बाद में लोह युग आएगा। इस प्रकार से वो युग जो आ रहे हैं ना, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इतिहास में। और ये सब बातें किससे संबंधित हैं? मानव से। तो इसीलिए मानव भूगोल जो है वो इतिहास से भी परे नहीं है। जैसे कुमारी सैंपल ने क्या कहा है, प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर होता है। कोई भी ऐतिहासिक विकास हो वो पृथ्वी के धरातल पर ही होगा। यह परिवर्तनशील भूगोल है। आज जो तथ्य है भूगोल है, वही तथ्य है समय या काल के अंतराल के साथ में कल क्या बन जाएंगे? इतिहास बन जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो भी बातें हैं, जो भी आज भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं, वे कल को इतिहास बनने वाला है। इसीलिए इतिहास और भूगोल क्या है? एक ही विषय है या अंतर संबंधित है। फिर बात करते हैं राजनीति से। अब राजनीति किसने करनी है? राजनीति भी कौन करेगा? मानव। तो मानव जब राजनीति करेगा तो जो पहाड़ों पर मानव, जिस राज्य के अंदर अत्यधिक पहाड़ है, तो वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई भूस्खलन या कोई ना कोई घटना होती रहती है, बाढ़ आने की घटना होती रहती है। तो वहाँ की राजनीति पर वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर कोई मैदानी इलाका है, वहाँ पर कृषि की पैदावार ज़्यादा हो रही है, तो उस राज्य को उपज ज़्यादा मिल रही है,
तो वो राज्य दूसरों को बेचेगा और उनसे पैसा इकट्ठे करेगा, तो उस राज्य का तो विकास होगा, लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं उनका नुकसान होगा। तो ये क्या है, ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब प्रभावित कौन कर रहा है? ये कर रहा है वहाँ की उपज और वहाँ की प्राकृतिक समस्या। तो प्राकृतिक समस्या क्या है? भौतिक भूगोल। और उपज क्या है? मानव भूगोल। तो इस प्रकार से मानव भूगोल जो है वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए मानव भूगोल और राजनीति भी आपस में अंतर संबंधित है। क्लियर है? देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। उपनिवेशवाद का उदय अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। अब ये देखो, उपनिवेशवाद का उदय क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन के जो यूरोप के जो लोग थे, अब वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जनसंख्या क्या है? मानव। तो जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनको रहने के लिए स्थान की कमी होने लगी, तो इसीलिए उन्होंने नए स्थान की खोज करना शुरू कर दिया। नए स्थान की खोज करनी शुरू की तो वो बन गया किससे भी? राजनीति से। नए नए राज्यों का पता चला, नए नए देश का पता चला। देश को एक राज्य के रूप में माना जाता है मानव भूगोल के अंदर। तो अमेरिका की खोज हुई, दूसरे दक्षिण अमेरिका की खोज हुई। तो उनकी जो खोज हुई ना, तो वो क्या है, वो राजनीति अड्डे स्थापित हो गए। तो वो राजनीति अड्डे किसकी वजह से स्थापित हुए? उन यूरोप वासियों के आगे बढ़ने से। तो उन्हीं से क्या हुआ? उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। तो इसीलिए उपनिवेशवाद क्या है? राजनीति। और शुरुआत कहाँ से हुई? भौगोलिक परिस्थितियों से। तो ये क्या है? मानव। ये क्या है? भूगोल। तो इसीलिए भूगोल और राजनीति जो है ये भी आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो मानव भूगोल का समाजशास्त्र के साथ में अध्ययन। तो अब यहाँ पर भी आप देख लेंगे कि समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाजशास्त्र में समाज, संस्कृति, जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। और ये सब किससे संबंधित है? मानव भूगोल से। तो इस प्रकार से ये आपका जो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आज का जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। तो 12th क्लास की मैं बात करूँ तो 12th क्लास का जो अपना ये पहला लेसन चल रहा था मानव भूगोल के सिद्धांत, तो जो ये फर्स्ट लेसन था हमारे पास में, इसकी हमने 2 क्लासेज जो है रिकॉर्ड कर दी है। 2 क्लासेज 2 लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर दिए हैं और इस प्रकार से हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के साथ में।